E23 हिंदी। मिगुएल के साथ अपने बॉडीगार्ड मिशन के खत्म होने के बाद रूई अकादमी में वापस आ गया। पिछले हफ्ते उसने 3 मिशन पूरे किए थे, जिसमें उसने 96 मार्शल क्रेडिट अर्जित किए थे। अपने पहले मिशन के इनाम के अलावा उसने कुल 153 मार्शल क्रेडिट अर्जित किए थे। आज लोमाइनर इंडस्ट्रीज द्वारा नियुक्त पार्टी मिशन का प्रेषण और शुभारंभ हुआ। रूई को पता था कि एक सेवा प्रदाता के रूप में ग्राहक तो ग्राहक ही होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जब तक मिशन कानूनी हो तब तक इस बात पर अड़े रहना बुद्धिमानी नहीं थी कि ग्राहक कौन है। फिर भी वह खुद को खट्टा महसूस करने से नहीं रोक पाया। अपने पहले मिशन के तुरंत बाद लोमाइनर इंडस्ट्री के लिए काम करना उसके लिए एक कठिन गोली थी। लेकिन यह एक ऐसी गोली थी जिसे उसने अनजाने में ही निगलने का वादा कर लिया था। कम से कम उसे इस बात से तसल्ली तो मिल सकती थी कि वह ये काम अकेले नहीं कर रहा था। फे ने पहले ही उन 5 को एक दल के रूप में आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर लिया था, जिससे उन्हें एक साथ मिशन पर जाने की अनुमति मिल गई। रूई को दलों की पूरी अवधारणा दिलचस्प लगी। एक तो उन्होंने निम्न श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को उच्च श्रेणी के मिशनों का अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया, बिना पूरा बोझ और जोखिम उठाए। भले ही वे अकेले मिशन पूरा न कर पाएं, लेकिन कई लोगों की मदद से वे अपनी व्यक्तिगत कमजोरी की भरपाई करने में सक्षम थे। फे ने पार्टी का नाम द क्विंटुपल मार्शल अप्रेंटिसेस रखने का बीड़ा उठाया। रूई जोर से हंस पड़ी, जबकि मिलियाना उसे भावशून्य भाव से देखती रही, और केन ने शिकायत की तथा ऐसे शर्मनाक नाम वाली पार्टी का हिस्सा बनने से जोरदार इनकार कर दिया। आखिरकार वह उन्हें मार्शल क्विंट नाम पर सहमत करने में कामयाब हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी इससे बेहतर नाम सुझाने की जहमत नहीं उठा सकता था। लेकिन अन्यथा मार्शल क्विंट एक संतुलित टीम थी। रूई एक ऑलराउंडर था, जबकि फे एक आक्रामक मार्शल आर्टिस्ट था, जबकि केन गति और गतिशीलता पर केंद्रित था, मिलियाना सहनशक्ति पर केंद्रित था और डेलन रक्षा पर केंद्रित था। रूई जिस व्यक्ति से कम परिचित थी वह था डेलन, जो बाकी तीनों का आपसी परिचित था। उन्होंने सिर्फ कुछ बार ही मुकाबला किया था और बमुश्किल ही साथ समय बिताया था। हालांकि वह बाकी तीनों के काफी करीब आ गया था, इसलिए कुल मिलाकर उनकी टीम की गतिशीलता ठीक थी। रूई ने पाया कि वे सभी डिस्पैच सुविधा में उसका इंतजार कर रहे थे। तुम लगभग देर हो चुकी हो, केन ने उससे कहा। यह कहने का एक घटिया तरीका है कि मैं समय पर हूं, रूई ने जवाब दिया। वे सभी अलग अलग रंग और शैली के मुखौटे पहने हुए थे। मार्शल यूनियन ने प्रत्येक मार्शल कलाकार को एक अनूठा मुखौटा प्रदान किया, जिससे उन्हें मैदान के अंदर और बाहर भी अपनी पहचान बनाए रखने में मदद मिली। यह मुख्य रूप से निचले क्षेत्र के मार्शल कलाकारों और विशेष रूप से मार्शल प्रशिक्षुओं की सुरक्षा के लिए था। चूंकि मार्शल आर्टिस्ट आबादी में मार्शल प्रशिक्षुओं की संख्या 90% है। आरंभिक समारोह का स्थान कहाँ है? रूई ने पूछा। लोमिनर इंडस्ट्रीज की मुख्य शाखा में, फे ने जवाब दिया। जाहिर है कि शाखा प्रबंधक मिशन शुरू होने से पहले एक बार हमसे मिलना चाहेंगे। ठीक है, रूई ने आह भरी। कुछ कागजी कार्रवाई और प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद वे तुरंत पैदल ही निकल पड़े। सभी ने 1 या 2 युद्धाभ्यास मार्शल अप्रेंटिस क्षमताओं को सक्रिय किया। रूई ने तुरंत देखा कि डेलन और मिलियाना सबसे धीमे थे। रूई और फे कुछ हद तक बराबर थे, जबकि केन को अपनी गति को काफी कम करना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उन सभी को पीछे न छोड़ दे। ये समझ में आता है। मिलियाना एक रूढ़िवादी सहनशक्ति वाली लड़ाकू थी, उसके लिए एक से अधिक पैंतरेबाजी उन्मुख प्रशिक्षु स्तर की तकनीक सीखने में समय बर्बाद करने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं था। दूसरी ओर डेलन एक रक्षात्मक उन्मुख मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन जहां तक उसकी काया की बात है, वह एक टैंक भी था। उसके पूरे शरीर में उभरी हुई मांसपेशियां थीं। रूई जानता था कि उसे चोट पहुंचाना बेहद मुश्किल था, लेकिन बदले में उस सभी मांसपेशियों के द्रव्यमान ने उसके लिए उच्च गति तक पहुंचना मुश्किल बना दिया। वे आधे घंटे में निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, हम यहां हैं। फे ने रिकॉर्ड डिवाइस पर बटन दबाया, जिसने उस समय को रिकॉर्ड किया जब वे प्रारंभ स्थान पर पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही वे लोमाइना शाखा के विशाल परिसर में चले गए और मुख्य कार्यालय की ओर बढ़ गए। आह, टीम मार्शल क्विंट का स्वागत है। मुझे आपको शाखा प्रबंधक के कार्यालय तक छोड़ने की अनुमति दें। आधिकारिक ग्राहक वहां मौजूद है और आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। एक रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें भव्य इमारत में ले जाने से पहले उनका स्वागत किया। रूई को कुछ घुटन महसूस हुई, लेकिन वह उस जगह पर इधर उधर घूमता रहा। उसने सोचा कि बेला उसके बारे में क्या सोचेगी अगर उसे पता चले कि उसने अनजाने में अपनी मौत के तुरंत बाद लोमाइनर मिशन स्वीकार कर लिया है। क्या वह नाराज होगी? उसे नहीं पता था। और यह वास्तव में मायने नहीं रखता था। 500 मार्शल क्रेडिट का पारिश्रमिक बहुत बड़ा था। यह उन निर्धारित योग्यताओं की आधी राशि थी जो उसने तय किया था कि वह नई प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें खरीदने और खुद को प्रशिक्षण के लिए समर्पित करने से पहले अर्जित करेगा। वह अपने मार्शल पद पर एक और कदम बढ़ाना चाहता था, और दूसरी बात, वह और अधिक मजबूत बनना चाहता था। इन दो तीव्र इच्छाओं की तुलना में मृतकों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती थीं।
जब वे कार्यालय पहुंचे तो स्टाफ सदस्य ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चले गए, लेकिन अंदर मौजूद गार्ड ने दरवाजा खोल दिया। आह, आप यहाँ हैं। 40 के दशक के अंत में एक आदमी दिखावटी कमरे के बीच में बैठा था। स्वागत है, मार्शल क्विंट, मैं शाखा प्रबंधक सर्विन फेलुन हूँ, लोमिनर इंडस्ट्रीज की इस शाखा का प्रमुख। लोमिनर इंडस्ट्रीज द्वारा दायर अनुरोध को स्वीकार करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। रूई ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर नमक और काली मिर्च के रंग के बाल और दाढ़ी थी, जो साफ सुथरी थी। उसने एक बिल्कुल फिट और आलीशान व्यावसायिक पोशाक पहन रखी थी। उसके पास एक प्रभावशाली दबंग व्यवहार था जिसने उसकी स्थिति के बारे में सभी संदेह मिटा दिए। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, फे ने हमेशा की तरह सावधानीपूर्वक संतुलित स्वर में उत्तर दिया। मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि मिशन के बारे में और गहराई से बात कर सकूं। उस आदमी ने जवाब दिया। हालांकि मुझे यकीन है कि मार्शल यूनियन ने अच्छा काम किया है। उन्होंने हाथ हिलाया और कमरे में मौजूद एक सहायक स्टाफ सदस्य ने उन्हें हाजिन और आसपास के कई शहरों का नक्शा दिखाया। मुझे यकीन है कि आप सभी कमीशन के उद्देश्य से अवगत हैं। इसका उद्देश्य शैडो ट्रेल्स, हाजिन के पूर्व में बसारा पर्वतों में एक घाटी से मिशन के गंतव्य गैलगर शहर तक हमारे बाहर जाने वाले आपूर्ति प्रेषण बैच की सुरक्षा करना है। उन्होंने हाजिन के पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला के पीछे स्थित एक शहर की ओर इशारा करते हुए कहा। रूई ने सिर हिलाया, मिशन के विवरण से परिचित। हाजिन और गैलगर के बीच एक छोटी पर्वत श्रृंखला थी जिसे बसारा पर्वत के नाम से जाना जाता था। उनका काम हाजिन से गैलगर तक जाने वाली गुप्त आपूर्ति की रक्षा करना था, जो शैडो ट्रेल्स के माध्यम से बसारा पर्वत श्रृंखला में एक घाटी थी जिसे पार करके वे अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले थे। यह मार्ग हाजिन और गल्लागर के बीच लगभग सभी मामलों में शिपिंग और परिवहन के लिए एक मुख्य मार्ग रहा है, क्योंकि यह समय, कठिनाई या लागत बढ़ाए बिना हाजिन से गल्लागर तक यात्रा करने का एकमात्र व्यावहारिक साधन है। पहाड़ अपनी संरचना के कारण ही परिवहन और शिपिंग के नियमित और विश्वसनीय साधनों के लिए स्थलाकृति के रूप में बेहद अनुपयुक्त थे। इसके अलावा, जितना अधिक कोई पर्वत श्रृंखलाओं में ज्ञात पगडंडियों और रास्तों से भटकता है, उतना ही अधिक वह जंगली क्षेत्र में भटक जाता है, जहां कई बेहतरीन प्रजातियां रहती हैं जो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा थी जो मनुष्यों से काफी हद तक अप्रभावित थी। शिकारियों से टकराने का जोखिम नगण्य नहीं था। यही कारण है कि बसारा पर्वतों में शैडो ट्रेल्स का इतना महत्व है। ये बसारा पर्वतों के भौगोलिक क्षेत्र में कई शहरों में बहुत सारे बाजारों, उद्योगों और क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा थी। शैडो ट्रेल्स घाटी ही थी जिसने इन सभी शहरों के बीच एक स्थायी आपूर्ति और पारगमन की अनुमति दी। यही कारण है कि सुरक्षित विनिमय को खतरे में डालने वाले एक नए डाकू समूह की उपस्थिति कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद हानिकारक थी। नया डाकू लगभग 2 महीने से काम कर रहा था। उन्होंने अपने शिकारों की हत्या कर दी और फिर जो भी मूल्यवान वस्तुएं मिल सकती थी, उन्हें लूट लिया। हालांकि इस डाकू समूह ने कभी कभार हमला किया, लेकिन ये काफी नकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त था। एक बात यह है कि जैसे ही परिवहन और शिपिंग कंपनियों को डाकुओं के बारे में पता चला, परिवहन और शिपिंग सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती चली गईं, जो कि सामान्य से कहीं ज्यादा थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कंपनियां बहुत ज्यादा जोखिम उठा रही थीं। इसके अलावा, यात्रा प्रक्रिया को प्रबंधित करने वाले बहुत से कर्मचारी और कार्मिक, जो सीधे जोखिम में थे, ने या तो अपनी नौकरी छोड़ दी या उच्च वेतन या गारंटी की मांग की। इस प्रकार डाकू समूह ने जान माल की हानि के अलावा अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी। हम पर पहले भी एक बार हमला हो चुका है। इस बार हमने आप पांचों को अन्य डिस्पैच के अलावा इस विशेष डिस्पैच की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है, सर्विन ने बताया। अन्य लोगों के बीच ये प्रेषण क्यों? डेलन ने उचित रूप से पूछा। यह एक उचित प्रश्न है, मैं बस उसी पर पहुंचने वाला था, सेविन ने मुस्कुराते हुए समझाया। इसका उत्तर देने से पहले मुझे इस विशेष आपूर्ति प्रेषण के उद्देश्य के बारे में बात करने की अनुमति दें जिसकी आप रक्षा कर रहे हैं। इन शब्दों से मार्शल आर्टिस्टों को नाराजगी हुई। क्या उनके सुरक्षा लक्ष्य का उद्देश्य सिर्फ रहस्यमयी सामान भेजना नहीं था? वर्तमान प्रेषण का उद्देश्य, किसी न किसी तरह से, सीधे शब्दों में कहें तो, डाकू समूह को खत्म करना है। हमने देखा है कि यह डाकू समूह अपने लक्ष्यीकरण में अंधाधुंध नहीं रहा है। वे बड़े पैमाने पर किसी भी यादृच्छिक यात्रा समूह के बजाय हमारे जैसे गूढ़ आपूर्तिकर्ताओं से उच्च श्रेणी की गूढ़ सामग्री आपूर्ति प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने समझाया, आप जिस आपूर्ति प्रेषण की रक्षा करेंगे, वह काफी मूल्यवान है। इसके अलावा हमने इस विशेष विदेशी आपूर्ति प्रेषण की सामग्री के बारे में सही हलकों में एक छोटी सी खुफिया जानकारी लीक की है। इससे आप पर हमला होने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। हालांकि, आपकी उपस्थिति से, हम उन सभी को मार पाएंगे या कम से कम उन्हें बहुत अधिक अपंग बना पाएंगे। इससे बहुत ज्यादा समझ में आया। रूई को आखिरकार समझ में आ गया कि लोमिनर इंडस्ट्रीज ने एक साधारण रूटीन सप्लाई डिस्पैच के लिए 5 मार्शल आर्टिस्ट क्यों चुने। ये बहुत ज्यादा खर्चीला और बेहद अस्थिर सुरक्षा उपाय लग रहा था। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि उनकी सुरक्षा का लक्ष्य मूल्यवान और खास था।
यदि डाकू शैडो ट्रेल्स में हैं, तो उन्हें इस खुफिया जानकारी तक कैसे पहुंच मिलेगी? रूई ने पूछा। अधिकांश संगठित डाकू समूहों के पास किसी न किसी तरह से खुफिया जानकारी के स्रोत होते हैं, आमतौर पर कुछ प्राथमिक संचार उपकरणों के माध्यम से जो उन्हें कुछ बुनियादी संकेतों को प्रसारित करने की अनुमति देते हैं। सविन ने समझाया। इसके अलावा उनके बहुत से हमले संयोग से होने की संभावना नहीं है। आगे बोलने से पहले वह कुछ देर रुका। आप पांचों इस ऑपरेशन की सफलता की गारंटी हैं। ये वास्तव में कई उद्योगों के बीच एक संयुक्त प्रयास है, जिन्होंने हमें खुफिया जानकारी फैलाने और कुछ फंडिंग के साथ सहायता की है। इसके अलावा हमारे 2 निजी तौर पर नियुक्त मार्शल अप्रेंटिस इस मिशन में आपकी सहायता करेंगे। मार्शल अप्रेंटिस क्षेत्र में कुल 7 मार्शल अप्रेंटिस एक अत्यंत ठोस रक्षा दल था। क्या ऐसे महत्वपूर्ण उपाय वास्तव में आवश्यक हैं? फे ने आश्चर्य से पूछा। सामान्य डाकू समूहों के लिए नहीं, लेकिन इस डाकू समूह में निश्चित रूप से मार्शल अप्रेंटिस शामिल हैं। नरसंहार के दृश्यों का निरीक्षण करने से हमें इसकी पुष्टि करने का मौका मिला है, सविन ने समझाया। इसके अलावा वे इन हमलों को शैडो ट्रेल्स में गहराई से लागू करते हैं, जिससे ये बहुत संभावना है कि वे बसारा पर्वतों में स्थायी रूप से अपना ठिकाना बना लें, जो बेहद खतरनाक है और मार्शल अप्रेंटिस के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आती है। इसके अलावा क्लाइंट के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था। मूल्यवान मार्शल अप्रेंटिस, उच्च मूल्य की गूढ़ आपूर्तियां जिनका उपयोग डाकुओं को भगाने के लिए किया जाना था और डाकुओं द्वारा पैदा की गई स्थिरता को खत्म करना। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता था ताकि आपको हमारी योजना के बारे में बताया जा सके, ताकि आप सचेत रहें और यह सुनिश्चित हो सके कि जब हमला होगा तो आप चौंके नहीं, सविन ने समझाया। अगर यह ऑपरेशन हमारी तरफ से पूरी तरह सफल रहा, तो मैं आप सभी को एक ठोस बोनस के साथ पुरस्कृत करूंगा। एक बार जब सेविन ने वह महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जो वह देना चाह रहा था, तो मीटिंग ज्यादा देर तक नहीं चली। इसके अलावा मिशन शुरू होने का समय भी आ गया था। यदि और कुछ नहीं है, तो क्या आप हमें लक्ष्य तक ले जा सकते हैं? फे ने पूछा। सेविन ने सिर हिलाया। डिस्पैच टीम वास्तव में यहाँ से बहुत दूर नहीं एक अलग सुविधा में स्थित है, जिस कारण से मैंने आपको यहाँ बुलाया था, वह आपसे बात करना था। और यह भी सुनिश्चित करें कि आप गुप्त तरीके से डिस्पैच टीम की गाड़ी में शामिल हों, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस डिस्पैच में आपकी भागीदारी की खुफिया जानकारी लीक न हो सके। ये समझ में आता है। अगर डाकुओं के समूह के कान हाजिन और लोमाइना इंडस्ट्रीज में थे, तो उस विशेष डिस्पैच तक जाना डाकुओं को यह घोषणा करने के समान होगा कि आपूर्ति की सुरक्षा के लिए 5 मार्शल अप्रेंटिस हैं। ये दिखावा करना बेहतर था कि मार्शल अप्रेंटिस को पूरी तरह से असंबंधित मामलों के लिए बुलाया गया था और फिर उन्हें मार्शल अप्रेंटिस में चुपके से डाल दिया गया। हम आप पांचों को सार्वजनिक रूप से इस शाखा से बाहर निकलवा देंगे और फिर गुप्त रूप से आपको पूर्व निर्धारित गाड़ी में वापस डिस्पैच टीम के पास भेज देंगे, सेविन ने बताया। वे काफी सावधान थे। फे ने बस सिर हिलाया। हम इस गाड़ी से कहाँ मिलेंगे? सेविन ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसके सचिव ने एक कार्ड निकाला, जिसके एक ओर लोमाइना की मुहर थी और दूसरी ओर पता लिखा था, और उसे फे को सौंप दिया। फे ने सिर हिलाया। तो फिर हम विदा लेते हैं। हाँ, आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद, सेविन ने उत्तर दिया। जैसे ही वे चले गए, रूई अपने विचारों में खो गया। बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसे सोचना था। एक बात तो ये थी कि लोमाइनस के बारे में उसकी धारणा उससे अलग थी जो उसने अपने दिमाग में बनाई थी। लेकिन वह ये समझने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक था कि उनके बारे में उसकी शुरुआती धारणा किसी भी तरह से उनके वास्तविक स्वभाव को नहीं दर्शाती थी। थोड़ा सा आतिथ्य और सम्मान अच्छे स्वभाव का संकेत नहीं था, बस एक समझदार स्वभाव था। लेकिन उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि उनके पहले मिशन ने लोमाइना इंडस्ट्रीज के बारे में उनकी धारणा को कुछ ज्यादा ही खराब कर दिया था। क्या उन्होंने सचमुच कुछ निंदनीय काम किए? इसमें कोई संदेह नहीं। क्या इस मामले में वे अपने समकक्षों की तुलना में अद्वितीय थे? शायद नहीं। रूई को बेला के पिता काल्हिया के बारे में आश्चर्य हुआ। ये व्यक्ति एक दशक में गूढ़ सामग्री आपूर्ति उद्योग के शीर्ष पर अकेले ही पहुंच गया और अगले कुछ दशकों में अन्य शहरों में विस्तार किया। क्या ये वास्तव में कुछ गंदे और घटिया उपायों के बिना संभव था? शायद नहीं। रूई ने कभी नहीं सोचा था कि एक दयालु और कोमल देवदूत बनकर व्यवसाय के खेल में शीर्ष पर पहुंचना संभव है। काल्हे की स्थिति लोमाइना इंडस्ट्रीज से भी बदतर रही होगी। आखिरकार दुनिया निर्दयी थी और शक्ति और जीत ही सब कुछ थी। केवल एक मूर्ख ही शीर्ष पर पहुंचने के लिए दूसरों पर कदम रखने से हिचकिचाएगा। ये बात पृथ्वी की 21वीं सदी में भी सत्य थी, तो यह उस दुनिया में क्यों सत्य नहीं होगी जो कहीं अधिक कठोर और निर्दयी है? इस बात को स्वीकार करने से इस मिशन के संबंध में उनके मन में शेष बची हुई सारी शिकायतें दूर हो गईं, हालांकि इससे उनका विश्व दृष्टिकोण और अधिक संदेहवादी हो गया। फे ने चुप्पी और अपनी कल्पना को तब तोड़ा जब वे शहर की आबादी से दूर चले गए और लोगों की नजरों से दूर हो गए। हमें मिशन के हर सेकंड में चौकन्ना रहना होगा, ये वास्तव में जीवन और मृत्यु का मामला है। डेलन ने सिर हिलाकर हामी भरी।
हम पर हमला होना तय है, लेकिन कम से कम इस बार हम इतने भाग्यशाली थे कि हमें पहले से ही सूचना मिल गई। कई मार्शल आर्टिस्ट इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वे बिना किसी तैयारी के पकड़े जाते हैं। हम निगरानी के लिए शिफ्ट रोटेशन स्थापित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी न किसी बिंदु पर नजर रखने के लिए कोई मौजूद हो। हमें इस मिशन पर अधिकतम सतर्कता की आवश्यकता है, फे ने निर्देश दिया, जिस पर सभी ने सहमति जताई। इसके अलावा इससे हमें ये जानने में भी मदद मिलती है कि उनके ज्यादातर हमले शैडो ट्रेल्स घाटी के केंद्र से बहुत दूर नहीं होते। रूई ने आगे कहा, इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि यात्रा के किस हिस्से में वे हम पर घात लगाने के लिए सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। ये सच है, अभी तक मुझ पर इसका असर नहीं पड़ा है, केन ने कहा। इसका मतलब है कि हम ये भी तय कर सकते हैं कि हमें कब सबसे ज्यादा सतर्क रहना है, ताकि हम कुछ भी चूक न जाएं। फे ने सिर हिलाया। हमें हमले के समय अपनाए जाने वाले सरल कदमों के बारे में भी सोचना चाहिए। मार्शल यूनियन को दिया गया वास्तविक कमीशन प्राथमिकता लेता है। रूई ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर उनके छोटे से डाकू उन्मूलन अभियान के परिणामस्वरूप विफल हो जाता है। उनका ऑपरेशन हमारा मिशन नहीं है, यह उनका स्वैच्छिक विशेषाधिकार है। हमें बस वही करना है जिसके लिए हम आए हैं, उनकी रक्षा करना। ये रक्षा श्रेणी मिशनों का प्रोटोकॉल है। सहमत हूं, मिलियाना ने पहली बार कहा, जबकि दूसरे ने सिर हिलाया। रूई के शब्दों में सबसे ज्यादा अर्थ था। फिर भी, उसने आगे कहा, संभवतः उन्होंने इसका हिसाब रखा होगा। इसीलिए उन्होंने 3 अतिरिक्त मार्शल अप्रेंटिस भेजे हैं। उन 3 मार्शल कलाकारों को संभवतः घात लगाने, घेरने और जितने संभव हो सके उतने मार्शल अप्रेंटिस डाकुओं को मार गिराने के आदेश मिले होंगे। आपका मतलब है कि वे हमारी तरह डिस्पैच की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे? केन ने भौहें सिकोड़ी। शायद नहीं, रूई ने अनुमान लगाया। इसलिए उन्होंने 5 मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षकों को काम पर रखा है। उन्होंने 3 अतिरिक्त मार्शल अप्रेंटिस इसलिए भेजे हैं ताकि दुश्मन मार्शल अप्रेंटिस हमसे बच न सकें। वे शायद उन्हें घेरने की कोशिश करेंगे, जिससे उन्हें हम सभी साथों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। NO12 ओम। लेकिन डाकू हम पर घात लगाने के तुरंत बाद भागने की कोशिश क्यों करेंगे? केन ने जोर देकर कहा, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि डिस्पैच में 8 मार्शल आर्टिस्ट हैं, यह मानते हुए कि ये गुप्त उपाय काम करते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। रूई ने जवाब दिया, डाकू लाभ के लिए प्रेरित होते हैं। 8 मार्शल प्रशिक्षुओं द्वारा संरक्षित एक यात्रा समूह पर हमला करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन चूंकि उन्हें इस तथ्य के बारे में पता नहीं है, इसलिए वे केवल ये देखकर भयभीत हो जाते हैं कि हम 5 लोग पुरुषों और सामान की रक्षा के लिए बाहर कूद पड़े हैं। जब तक वे अनुचित नहीं होंगे, वे भाग जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, हम पर हमला करना उचित नहीं है। केन को आखिरकार समझ में आ गया। तो तीनों मार्शल अप्रेंटिस को यह सुनिश्चित करना है कि एक बार हम उन्हें घेर लें तो वे बचकर भाग न सकें। और फिर उन्हें हम 8 से हर तरफ से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रूई ने सिर हिलाया। इन सभी कारकों पर विचार करते हुए, अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, तो उनके इस ऑपरेशन के सफल होने की अच्छी संभावना है। उनके लिए जो गाड़ी व्यवस्थित की गई थी वह जिले के व्यस्ततम इलाके से कुछ दूर एक गोदाम में रखी गई थी। स्वागत है, मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्ट्स। जब वह उनके सामने झुका तो उनकी गाड़ी के कोचमैन ने उनका अभिवादन किया। हमें असुविधा के लिए खेद है, लेकिन यह आपकी निर्दिष्ट गाड़ी है। उसने अपने पीछे वाली गाड़ी की ओर इशारा किया। गाड़ी को एक स्टोरेज गाड़ी के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें खिड़की के पैनल थे जो बाहर से अपारदर्शी थे लेकिन अंदर से पारदर्शी थे, जिससे मार्शल अप्रेंटिस अपने आसपास की चीजों पर नजर रख सकते थे और बाहर से कोई भी उन्हें जासूसी या देख नहीं सकता था। ये संभवतः जानबूझकर किया गया था। वे जल्दी से गाड़ी में चढ़ गए और इसे तुरंत भेज दिया गया। जिस शाखा में वे अभी अभी गए थे, वहां पहुंचकर यह एक अगोचर आयात आपूर्ति के रूप में प्रवेश कर गया। जल्द ही, कुछ चक्कर लगाने और उचित प्रक्रियाओं के बाद, यह उस डिस्पैच टीम में शामिल हो गया जिसकी सुरक्षा के लिए उन्हें काम पर रखा गया था। मिशन बिल में पहले से ही सभी विवरण शामिल थे जिन्हें कवर किया जाना था। पूरी टीम को पहले से ही अपने सुरक्षा लक्ष्य के बारे में सब कुछ पता था। इसमें लोगों और गाड़ियों की संख्या और महत्वपूर्ण गाड़ियों के साथ गूढ़ पदार्थों की आपूर्ति जैसी सभी जानकारी शामिल थी जिन्हें डाकुओं द्वारा लूटा जा रहा था। मार्शल प्रशिक्षु गाड़ी में आराम कर रहे थे। उन्होंने अपने मुखौटे उतार दिए थे। यद्यपि गाड़ी आरामदायक और प्रतिबंध रहित थी, फिर भी यह कष्टदायक थी। शुरू में मुझे लगा कि 5 मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हैं। केन ने आह भरी। लेकिन उनके छोटे ऑपरेशन के साथ, ये समझ में आता है। लेकिन अंगरक्षक के रूप में, जब तक हम शुद्ध रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, है ना? रूई ने कहा, एक अंगरक्षक की भूमिका, कम से कम मार्शल यूनियन द्वारा परिभाषित की गई, विशुद्ध रूप से प्रतिक्रियात्मक सुरक्षात्मक उपायों से परे है। सक्रिय उपाय भी हमारे कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सुरक्षा का लक्ष्य एक तोप के रास्ते में था जो फायर करने वाली थी, तो क्या आप उन्हें तोप फायर होने के बाद या पहले हटाएंगे?
आपने सही बात कही है। केन ने माना। तो इसका मतलब यह है कि जब तक दुश्मन के डाकू हमारे लक्ष्य के आसपास भी हैं, तब तक हम कमोबेश खतरे को खत्म करने के लिए बाध्य हैं। रूई ने सिर हिलाया। शायद यही वह बात है जिस पर सेवन भरोसा कर रहा है। उसने यह अच्छी तरह से योजना बनाई है, मुझे कहना होगा, उसने अपने निजी तौर पर नियुक्त मार्शल प्रशिक्षुओं पर जो जोखिम थोपा है उसे कम से कम किया है। चूंकि वह हमारे जैसे मार्शल कलाकारों को मनुष्यों का शिकार करने के लिए नहीं रख सकता, फिर भी वह इस प्रतिबंध को दरकिनार करके काम करने में कामयाब रहा है और डाकुओं को मारने के लिए हमें प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए मजबूर किया है। ये पहली बार होगा जब हम अन्य शत्रुतापूर्ण मार्शल प्रशिक्षुओं के साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़ेंगे। डेलन ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारा सब कुछ नहीं। केन ने सुधारा। इस मामले में रूई हमसे आगे निकल गई। फे ने आश्चर्यचकित अविश्वास में रूई की ओर देखा। नहीं, तुम ग्रेड 3 मार्शल अप्रेंटिस हो और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मिशन है। रूई ने आह भरी, क्योंकि बाकी दो लोग भी उन शब्दों को सुनकर दिलचस्पी से उसकी ओर मुड़े। मिशन को कठिनाई के मामले में कम आंका गया था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने सिर्फ एक मार्शल अप्रेंटिस के साथ थोड़ी देर तक झगड़ा किया, फिर वह पीछे हट गया। उसने कम से कम शब्दों में समझाया। इससे वे और अधिक उत्साहित हो गए और रूई को सवालों से परेशान करने लगे। अभी नहीं दोस्तों, हम एक मिशन के बीच में हैं, याद है? रूई ने शांत किया। अपनी सुरक्षा कम मत करो। जैसे ही आपूर्ति का सामान भेजा गया, गाड़ी शांत हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, हवा में तनाव बढ़ने लगा। जल्दी या बाद में, ये हाजिन से निकलकर बसारा पहाड़ों में शैडो ट्रेल्स की ओर बढ़ गया, जहां किसी भी समय उन पर घात लगाया जा सकता था। तारांकन। बीप बीप। लाल बालों वाली एक महिला ने अपनी बेल्ट में लगे संचार उपकरण को देखा, उसे उठाया और ऊबे हुए भाव से पढ़ा। फिर भी संदेश की सामग्री को पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बॉस। उसने अपना सिर दाईं ओर घुमाया, एक छोटे भूरे बालों वाले, विनम्र कद वाले आदमी का सामना किया। अभी अभी खबर मिली है कि तेरा स्काई क्रिस्टल के साथ लोमाइनर सप्लाई डिस्पैच अभी अभी भेजा गया है। कोई असामान्य घटना नहीं हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, तैयारी करो फैलिन। उसने जवाब में सिर हिलाया। हे। बाईं ओर दूर से एक कर्कश पुरुष की आवाज आई। वे मूर्ख हमें रसीले इनाम भेजते रहते हैं। तुम्हें लगता होगा कि अब तक उन्हें सबक मिल गया होगा। वे इसमें कुछ नहीं कर सकते, वेल। फैलिन ने उस आदमी की तरफ कंधे उचकाए। वे अपना व्यवसाय बंद नहीं कर सकते। यही बात इस योजना को सबसे बढ़िया बनाती है। वह मुस्कुराए। यह एक जाल हो सकता है, तुम्हें पता है, एक आलसी स्वर में आवाज आई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोमाइनर्स 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 13 स्काई क्रिस्टल भेजेंगे? फैलिन ने पेड़ की टहनी पर सो रहे आदमी को तिरस्कार से देखा। मुझे पता था कि तुम कल ध्यान नहीं दे रहे थे, हान। हमने पहले ही इस पर बात कर ली है। गैल्गर में हमारे लोगों ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि यह आपूर्ति गैल्गर के क्रिस्टल प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कई ग्राहकों द्वारा किए गए ऑर्डर के लिए एक वैध आपूर्ति है। ऐसा कोई वास्तविक तरीका नहीं है जिससे यह एक जाल बन सके, जब तक कि कई शहर सचमुच हमारे खिलाफ एक दूसरे के साथ सक्रिय सहयोग में न हों। उसके लहजे से यह स्पष्ट हो गया कि उसे नहीं लगता कि ऐसा होगा। यह असंभव नहीं है फैलिन। बॉस ने बीच में ही टोक दिया। उसके शब्द नर्म थे, लेकिन उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। हमला शुरू करने से पहले मैं कुछ सावधानियां बरतना चाहता हूं। फैलिन ने हार मानते हुए कंधे उचका दिए। ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। अगर यह एक जाल है तो क्या हुआ? वेल ने चिल्लाते हुए कहा। हमारे पास 5 प्रशिक्षु और सैकड़ों आदमी हैं। जहां तक प्रशिक्षुओं की बात है, ये लोमाइनर्स के पास मौजूद कुल संख्या से कहीं ज्यादा है। हम सीधे उनके जाल में फंस सकते हैं, उनके साथ मिलकर उसे कुचल सकते हैं और स्काई क्रिस्टल चुरा सकते हैं। वे इतने दयालु हैं कि हमें दान कर सकते हैं और यहां से निकल सकते हैं। नवंबर LBJNN। बस, बहुत हो गया। बॉस ने वेले की तरफ हल्की सी झल्लाहट के साथ देखा। क्या तुम मेरे आदेशों पर सवाल उठा रहे हो, वेले? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। टस्क ओके ओके। उसने तुरंत अपनी बात वापस ले ली। वेल एक शक्तिशाली शरीर वाला और आक्रामक स्वभाव वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति था। फिर भी एक कारण था कि बॉस बॉस था। हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने संयमित स्वर में अपनी बात दोहराई। मैं चाहता हूं कि यह सब साफ हो। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। AI संचालित स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। AI ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। सप्लाई डिस्पैच को हाजिन शहर की सीमा से बाहर निकले हुए 2 घंटे से भी कम समय हुआ था। गाड़ी में मौजूद प्रशिक्षु पहले से ही सतर्क हो चुके थे और अधिक सतर्क होते जा रहे थे। उन्होंने तय किया था कि कम से कम उनमें से 3 को किसी भी समय निगरानी रखनी चाहिए। हालांकि डिस्पैच में स्वाभाविक रूप से घोड़ों पर सवार गार्ड होते थे जो डिस्पैच टीम के चारों ओर एक परिधि बनाते थे, अपने आसपास की निगरानी करते थे, फिर भी मार्शल अप्रेंटिस बेहतर थे।
अकादमी के फाउंडेशनल स्टेज ने संवेदी जागरूकता के साथ साथ उनकी गतिज दृष्टि को भी मानक से कहीं ज्यादा सावधानी से प्रशिक्षित किया, और मार्शल पाथ की खोज ने उन विशेषताओं और मापदंडों को पारंपरिक सीमा से ऊपर उठा दिया। गाड़ी के अंदर से नजर रखने वाले 3 मार्शल प्रशिक्षु, बाहर घोड़ों पर सवार सभी पहरेदारों की तुलना में निगरानी के बेहतर स्रोत थे। रूई इस समय डेलेन के साथ निगरानी ड्यूटी से मुक्त था। उसने इस समय का उपयोग अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए किया। मार्शल यूनियन द्वारा उपलब्ध कराई गई खुफिया जानकारी के अनुसार, डाकू संभवतः परिवहन के साधनों को नुकसान पहुंचाकर डिस्पैच काफिले को अक्षम करने का काम करते हैं। रूई ने सोचा, अधिकांश मामलों में इसमें गाड़ियों को पर्याप्त रूप से नुकसान पहुंचाना और घोड़ों को मारना शामिल है। डाकुओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यदि वे उच्च परिवहन साधन नहीं रख सकते थे तो किसी भी यात्रा काफिले के बचने की संभावना न्यूनतम थी। इस प्रकार, यहां तक कि ऐसी अप्रत्याशित स्थिति में भी जब यात्रा करने वाले परिवहन या आपूर्ति प्रेषण काफिले के पास उनका मुकाबला करने के साधन हो, वे अपनी मुश्किलों से आसानी से बच नहीं पाएंगे। डाकू बस पीछे हट सकते थे और घात लगाने के लिए सही समय का इंतजार कर सकते थे। बेशक, अब तक एक भी यात्रा काफिला डाकुओं के घात का सफलतापूर्वक विरोध करने में सक्षम नहीं था। इसके बावजूद, वे अपने शुरुआती हमले में परिवहन के साधनों को पनगु बनाने के मानदंडों को जारी रखते हैं। रूई ने सोचा, ये डाकुओं के लिए असामान्य रूप से सावधानी बरतने जैसा लगता है। डाकू आमतौर पर निम्न वर्ग के अव्यवस्थित असंगठित समूह होते थे जो यात्रियों को लूटने के लिए एक साथ आते थे। वे संगठित हमलावर बल की तरह सावधान और व्यवस्थित नहीं थे। फिर भी रूई ने जो भी डेटा देखा, उससे संकेत मिलता है कि यह डाकू समूह पहले वाले की तुलना में बाद वाले से ज्यादा मिलता जुलता था। ये बात उन्हें और अधिक खतरनाक बनाती है। रूई अपराधियों के एक अनुशासित समूह के साथ लड़ना नहीं चाहती थी। यह उन गुंडों के एक यादृच्छिक समूह के साथ खिलवाड़ करने से कहीं अधिक डरावना था, जो केवल जीत हासिल करने के लिए संख्या के आधार पर लाभ उठाते थे। मुझे ये बात बहुत ही असंभव लगती है कि इस डाकू समूह का गठन सामान्य तरीके से हुआ हो। रूई को लगा कि इस डाकू समूह के काले बाजार में किसी इकाई से जुड़े होने की संभावना कहीं ज्यादा है। इससे रूई को उनसे मिली व्यवस्था की समझ का पता चलता है। शायद वे काले बाजार में किसी विशालकाय व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे, या ऐसा ही कुछ। रूई ने अपना सिर हिलाया। ये प्रासंगिक नहीं था। मुद्दा ये था कि अगर वे परिवहन के साधनों को निशाना बना रहे थे तो समूह को मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से रूई और अन्य लोगों के लिए उनके काम करने के तरीके के बारे में जानने का मतलब यह नहीं था कि वे इसका मुकाबला कर पाएंगे। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में, ये जानने से उन्हें अपने काउंटरों को बेहतर बनाने की अनुमति नहीं मिली। दिन के अंत में वे जो सबसे अच्छा काम कर सकते थे, वह था खतरों से बचाव, सुरक्षा और उन्हें खत्म करना। उनके पास चाहे कितनी भी खुफिया जानकारी क्यों न हो, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। वे ज्यादा से ज्यादा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उपायों को ठीक कर सकते थे। उदाहरण के लिए, रूई ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि उन्हें अपने परिवहन के साधनों को नुकसान पहुंचाने से पूरी तरह से रोकना बेहद मुश्किल होगा। मुख्य रूप से घात की प्रकृति के कारण। दुश्मन के मार्शल अप्रेंटिस के हाथों में आश्चर्य का तत्व आसानी से कम नहीं किया जा सकता था, और जान माल की हानि के साथ साथ कुछ नुकसान अपरिहार्य था। सवाल ये था कि नुकसान को कम करने के लिए वे क्या उपाय कर सकते थे। शुक्र है कि उन्हें इसका जवाब पहले से ही पता था। पीस का उत्तर था काफिले के बाहरी घेरे को छोड़ देना तथा प्रेषण के सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य भागों पर ध्यान केंद्रित करना, जैसा कि ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। काफिले की बाहरी परतें मुख्यतः काफिले के आंतरिक भाग के लिए ढाल का काम करती थीं, जहां मूल्यवान उच्च श्रेणी की घोड़ापूर्तियां संग्रहित की जाती थीं। एक बार जब घात लगाना शुरू हो जाता, तो रूई और मार्शल क्विंट के अन्य लोग तुरंत इस बात पर ध्यान केंद्रित करते कि आंतरिक घेरे को जितना संभव हो उतना कम नुकसान हो। बाहरी घेरे को बलिदान के रूप में बर्बाद करने का इरादा था। 1 घंटा बीत गया जब वे हाजिन शहर से दूर हो गए, और दूर क्षितिज पर जो पहाड़ थे वे उनकी दृष्टि के क्षेत्र में बड़े हो गए थे। लगता है हम बेस पर पहुंच गए हैं, डेलन ने कहा। मुझे लगता है शैडो ट्रेल्स यहां से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। मुझे यहां आए हुए बहुत समय हो गया, फे ने चहकते हुए कहा। क्या आप पहले भी यहां आ चुके हैं? रूई आश्चर्य से मुड़ी। क्या सभी ने ऐसा नहीं किया? केन ने पूछा। हाँ, यह एक पर्वत श्रृंखला है। बाहरी इलाके काफी सुरक्षित हैं और यह एक पर्यटक आकर्षण है। फे ने सहमति जताई। रूई को दोबारा याद आया कि उसके साथी मार्शल वंश के धनी लड़के थे। पहाड़ों की सैर करना तो दूर की बात है, ये पहली बार था जब रूई ने वास्तव में हाजिन शहर छोड़ा था। हालांकि क्वारिया अनाथालय तकनीकी रूप से हाजिन शहर के बाहर था। ये गिनती में नहीं आता है न? रुको, ध्यान दो, यह महत्वपूर्ण और खतरनाक है। उसने अपना सिर हिलाया, मूर्खतापूर्ण विचारों को दूर भगाने की कोशिश करते हुए। यदि कोई अन्य अवसर होता, तो रूई निश्चित रूप से इत्मीनान से दृश्यों का आनंद लेता और नई स्थलाकृति और पर्यावरण का आनंद लेता। बहुत समय हो गया था जब उसने पहाड़ भी देखे थे।
लेकिन इस मिशन में जो जानकारी उन्हें पता थी उसके अनुसार बसारा पर्वत उनके लिए एक अशुभ प्रभाव था, खतरे और जोखिम के अग्रदूत की तरह। इन पहाड़ों को पार करने में 12 घंटे लगने का अनुमान था। रूई ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया, क्योंकि अगले 12 घंटों में वह शायद सबसे बड़े खतरे में होगा। दान।